नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। बज गए हैं शाम के 6 और शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी आज की CDP की क्लास। दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने वंशानुक्रम के बारे में चर्चा की थी। हमने जाना था कि क्या होता है वंशानुक्रम, हमने जाना था वंशानुक्रम की परिभाषाएं और हमने शुरू कर दिया था वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांतों की बात करते हुए हमने शुरुआत के 4 नियम लिए थे, जिसमें से हमारा जो चौथा नियम था मेंडल का नियम। हमने मेंडल के नियम के बारे में जाना था। मेंडल के नियम के बारे में जाना था। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। समान समान को जन्म देता है, असमान असमान को जन्म देता है, भिन्नता या प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता या प्रत्यागमन का नियम। हमने ये भी साथ साथ ये भी जाना था कि लड़कों में XY क्रोमोसोम होता है, वहीं लड़कियों में XX क्रोमोसोम होता है। कोई भी बालक लड़का होगा या लड़की, इस बात का निर्धारण पिता के द्वारा ट्रांसफर किए गए क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि पिता के अंदर होता है XY क्रोमोसोम और वही क्रोमोसोम यह निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की। इतनी बातें हमने की थी। हमने वंशानुक्रम से जुड़ी कुछ बीमारियां जानी थी, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आदि। आगे बढ़ते हैं हम और आज शुरू करते हैं हम मेंडल के नियम से आगे बढ़ते हैं। मेंडल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, चर्च के पादरी थे और इन्होंने मटर पे अपना अध्ययन किया था। इन्हें आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी का जनक कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हमने जाना था कि मटर का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है पाइजम सटाइवम। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि मटर का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, तो मटर का बायोलॉजिकल नाम होता है पाइजम सटाइवम। आशा करता हूं कि आप सभी को यहां तक बहुत 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 क्लियर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना अगला नियम, जो कि है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम। स्लाइड्स आप सभी को शायद विजिबल होंगी। स्लाइड्स आप सभी को विजिबल हैं? तो आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देखिए, उसमें साफ साफ स्लाइड्स पे दिख रहा होगा बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो कि दिया गया था बीजमैन के द्वारा। बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया गया है बीजमैन के द्वारा, जो कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं, लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं, लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहता है। देखिए होता क्या है, इस सिद्धांत का कहने का मतलब क्या था। हम बात करते हैं अगर इस सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत यह कहता है कि जो मूल बीजाणु होता है वो एक होता है। मतलब जो हमारे परदादा जिसने से जो ट्रांसफर होके जो जीन्स हमारे दादा में आई, वही ट्रांसफर होके हमारे पापा में आई, हमारे पापा से वही ट्रांसफर होके हम में आई और हमसे वो ट्रांसफर होके आगे वाली जनरेशन में जाने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं इस सिद्धांत की, तो क्या आपको क्या लगता है कि हम मूल बीजाणु एक ही है? अगर भैया मूल बीजाणु एक ही होता तो हेरिडिट्रिक चेंजेस जो आते हैं, देखिए पहली बात तो देखिए इस कथन को गलत करने के लिए आपके सामने मैं 2 तर्क रखता हूं, ठीक है। देखते हैं कि ये कैसे कैसे इस तर्क को हम गलत कर सकते हैं। पहली बात कि जो आनुवंशिकता का गुण होता है वो दोनों तरफ से ट्रांसफर होता है, थोड़ा मां से और थोड़ा पिता से, मतलब 1/2 ऑफ मदर एंड 1/2 ऑफ फादर। तो हर बार आपकी जो माता होती हैं वो किसी और परिवार से आई हुई होती हैं, मतलब उनका जो हेरिडिटरी जीन्स का कंस्ट्रक्शन है, क्रोमोसोमल जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल अलग है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। आपके फादर का मानते हैं कि चलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लेकिन मदर चेंज हो गई और सबके साथ मदर चेंज होती जा रही है। तो जब मदर चेंज होती जा रही हैं तो कैसे सेम हो सकता है भाई? उनका जो हेरिडिटरी ट्रांसफर होगा वो भी अब आपके फादर का और आपकी मदर का मिला। उसके पहले ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का तो ग्रैंड मदर का और मदर का तो कोई, आपकी मदर का तो कोई रिलेशन नहीं था, वो तो एकदम नए परिवार से आई हैं, उनका डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। पहला तथ्य यहां पर आपका आके ये गलत हो जाता है। दूसरी बात और समझाते हैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा, देखिए यहां पर इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको मैंने समझाया था पिछली क्लास में जब आनुवंशिकता पढ़ाई थी कि जो जिराफ होता है उसकी गर्दन पहले इतनी थी, फिर नेक्स्ट स्टेज में इतनी हुई, फिर नेक्स्ट स्टेज में इतनी हुई, मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। हर जो उसका एक
जनरेशन गैप चेंज हुआ, जब उसकी जनरेशन बदलती गई उसी के साथ साथ उसकी गर्दन और लंबी होती गई। तो ये होने में तो टाइम लगता है, पर हुआ ना आगे चल के। तो अगर मूल बीजाणु एक रहता तो गर्दन उठाने की जो क्रिया है ये हर जनरेशन में आगे कैसे बढ़ती गई। यानी कि यहीं से ये कथन गलत हो जाता है, बीजमैन का ये सिद्धांत गलत हो जाता है, बीज कोश की निरंतरता का नियम यहीं से गलत होता है, और हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से यह कथन बिल्कुल गलत है, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है। देखिए स्क्रीन पर ये स्लाइड्स लगाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको कहीं कहीं हो सकता है बोर्ड पे कुछ चीजें विजिबल नहीं रहती थी, इसी वजह से मेरी ये कोशिश है कि आप सभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आपको एग्जाम समय पर कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से ये स्लाइड्स लगाई हैं, आप आराम से इसका नोट्स ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो अगला सिद्धांत है हमारा वो है कुछ व्युत्पन्न नियम। हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ व्युत्पन्न नियम, यानी कि डिराइव्ड नियम। डिराइव्ड नियम से आप क्या समझते हैं? देखिए कुछ व्युत्पन्न नियम यानी कि कुछ डिराइव्ड नियम। देखिए क्या होता है व्युत्पन्न? व्युत्पन्न का मतलब होता है डिराइव्ड, मतलब जो मेन सिद्धांत अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए हैं इन सिद्धांतों से निकाले गए कुछ अलग सिद्धांत हैं। अब हम बात करेंगे उन सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत आपका जो है वो है संयोग का नियम। पहला सिद्धांत है आपका संयोग का नियम। क्या कहता है आपका संयोग का नियम? बच्चे को माता पिता से मिलने वाले गुण या लिंग का निर्धारण पहले से नहीं होता है। बच्चे को माता पिता से मिलने वाले गुण की मात्रा या बालक का लिंग निर्धारण पहले से नहीं होता है या संयोगवश होता है। मतलब ये एक संयोग है कि कभी माता का गुण ज्यादा हो गया तो कभी पिता का गुण ज्यादा हो गया, ये सिर्फ एक संयोग है। बालक का लिंग क्या होने वाला है ये कभी भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक भी अभी तक इसको नहीं कर पाए हैं कि कोई लड़का बन रहा हो तो उसको लड़की बना दें या फिर कोई लड़की बन रही हो तो उसको लड़का बना दें। अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। यही है आपका संयोग का नियम। संयोग का नियम ये हुआ आपका संयोग का नियम। जो कुछ डिराइव्ड नियम्स में जो दूसरा नियम है हमारा वो है मातृ पितृ पक्ष का नियम। आइए समझते हैं मातृ पितृ पक्ष का नियम क्या कहता है। आपका मातृ पितृ पक्ष का नियम कि संतान के जो बच्चा होता है संतान के कुछ गुण माता के पूर्वजों से यानी कि आपके नाना नानी से तथा कुछ गुण पिता के पूर्वजों से यानी कि दादा दादी से आते हैं। यह हुआ मातृ पितृ पक्ष का नियम। पहला था संयोग का नियम, दूसरा हुआ आपका मातृ पितृ पक्ष का नियम। बात करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये दोनों नियम बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको ये सिद्धांत मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं अपना तीसरा नियम। तो आपका जो तीसरा नियम है वो है विषमता का नियम। क्या है? विषमता का नियम। विषमता का नियम क्या कहता है इस बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे अच्छा नियम है विषमता का नियम। आपका क्या कहता है कि बालक के ऐसे आनुवांशिक गुण होते हैं, बालक में कुछ ऐसे आनुवांशिक गुण होते हैं जो ना तो पिता से आते हैं और ना ही आपकी माता से आते हैं। बालक में कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो ना तो पिता से आते हैं और ना ही माता से आते हैं। तो क्या हुआ? यही गुण है जो बालक को दूसरों से भिन्न बनाता है। यही वे गुण हैं जो बालक को दूसरों से भिन्न बनाते हैं। भाई सभी बच्चे एक तरह से तो होते नहीं हैं, सभी बच्चे तो एक तरह से होते नहीं हैं। तो यही वे गुण हैं जो एक बालक को दूसरे बालक से भिन्न बनाते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस इसी गुण की वजह से आता है जिसे बोलते हैं विषमता का नियम। तो इसमें विषमता के नियम में क्या होता है भैया, क्लियर हो गया कि कुछ गुण हमारे माता के अंदर से आते हैं, कुछ गुण हमारे पिता के अंदर से आते हैं। यह हुआ मातृ पितृ पक्ष का नियम। पर विषमता के नियम में क्या होता है कि कुछ गुण ना तो हमारी माता से आते हैं ना हमारे पिता से आते हैं, वही गुण हमको बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, हमें इस दुनिया में अद्वितीय बनाते हैं। मतलब कि हम वन एंड ओनली पीस हैं। हम यानी कि आप और मैं, हम दोनों सिर्फ वन एंड ओनली पीस हैं। हमारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, ठीक है। किसी को ये ना लगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बेकार हैं। आप अद्वितीय हैं इस दुनिया में, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक। तो यही हुआ आपका विषमता का नियम। हमने पढ़ लिए, 3 डिराइव्ड नियम्स पढ़े हमने। पहला था संयोग का नियम, दूसरा था मातृ पितृ पक्ष का नियम, तीसरा हमने पढ़ा विषमता का नियम, ठीक है।
तीनों नियम आप सभी को क्लियर? ना क्लियर हो भैया फिर समझाएंगे, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आराम से, चीजें क्लियर होनी चाहिए, दोबारा आनुवांशिकता उठाने की जरूरत ना पड़े, या फिर हम जब अपना लाइव प्रैक्टिस सेशन करेंगे अगर वहां तक आप बिल्कुल आंसर्स आपके मिल जाएं तब समझिए इस क्लास का कोई अर्थ है, नहीं तो इस क्लास का कोई अर्थ नहीं रहता है। देखिए अभी जो स्थिति प्रेजेंट स्थिति है उसके हिसाब से बताते चलें कि 99.99% जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि अभी आपका 3-4 महीने पेपर की स्थिति तो नहीं दिख रही है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रही है। अब गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट का हम कोई बात नहीं करते हैं कि वो क्या करने वाली है, पर जो स्थिति है वो यही है कि 3 से 4 महीने कोई पेपर नहीं हो पाएगा। अगर पेपर नहीं होता है तो आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है, हमें आपदा को अवसर के रूप में लेना है, हमें आपदा को अवसर के रूप में लेना है, इसे परिवर्तित करना है। देखिए सरकार आपसे ये नहीं कहती, या तो कोरोना नाम की जो बीमारी आई है कोविड-19, ये आपसे ये नहीं कहता है कि आप जाइए बाहर घूमिए दौड़ते रहेंगे, अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा। बड़ी अच्छी चीज़ है इस बीमारी की, एक अच्छी चीज़ भी है कि इसने हमको घरों में बांध दिया, हम घर में बैठे हैं, स्टूडेंट होके हम घर में बैठे हैं, ना किसी रेस्टोरेंट का चक्कर लगाना है, ना हमें किसी कैफ़े जाना है, ना वो चाय वाली टपरी है, हमें बैठना है अपने घर में, मम्मी के हाथ का खाना खाना है और जो बचे कुचा टाइम है उसमें करनी है अपनी पढ़ाई। क्यों भाई हम क्यों टारगेट करें 90? वाई शुड बी टारगेट फॉर 90 व्हेन आई कैन डू फॉर गो फॉर 120? देन वाई शुड आई टारगेट फॉर 90? हमें 120 लाना है। और खास बात एक ये है कि आपके टेट के जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 के 5 सब्जेक्ट बिल्कुल हूबहू आपके सुपर टेट में है। तो इन सब्जेक्ट्स को हमारी कोशिश यही रहेगी, मैं इतना ज्यादा मैटर देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सुपर टेट में इन टॉपिक्स को उठाकर दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है? तो इन 5 टॉपिक्स को इतने मजबूती से तैयार करिए कि दोबारा इनको पढ़ने की नौबत ना आए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गए आपके 3 व्युत्पन्न नियम, ये कंप्लीट हुआ आपका। हमने प्रमुख सिद्धांत पढ़े, उन सिद्धांतों से निकाले गए डेराइव्ड 3 नियम पढ़े, जिसमें पहला था संयोग का नियम, माध्यमिक का नियम, विषमता का नियम। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम कि वंशानुक्रम पर कुछ प्रमुख अध्ययन किए गए हैं। हम बात करेंगे उन प्रमुख अध्ययनों की कि किसने कौन कौन सा अध्ययन किया है। इसी क्रम में जब सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ेंगे डगडेल और गोडार्ड का अध्ययन, डगडेल और गोडार्ड का अध्ययन, ठीक? डगडेल और गोडार्ड का अध्ययन। देखिए डगडेल और गोडार्ड का अध्ययन जो है, डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन, इन दोनों ने, जो डगडेल और गोडार्ड ये 2 लोग हैं, ठीक है, इन्होंने ज्यूक और कालिकक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। इन्होंने ज्यूक किस पे? ज्यूक और कालिकक परिवार का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो चरित्र होता है इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो चरित्र होता है इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। आइए इसको हम समझेंगे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। देखिए जो इनका अध्ययन था, एक चीज ये माना गया, देखिए यहां पे चरित्र से क्या तात्पर्य है? चरित्र से हमारा बस इतना तात्पर्य है कि अगर आपके अंदर आपके माता पिता, आप एक अच्छे सुसज्जित पढ़े लिखे परिवार में हैं, आपका एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां पर शिक्षा हावी है, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो आपको उन्होंने बचपन से सिखाया कोई आए बेटा नमस्ते करना है, कोई आए प्लेट में से उसके, देखिए बच्चे क्या करते हैं, प्लेट से निकाल के खाना शुरू, ठीक है? किसी चीज की किसी के सामने जिद करना, सबसे पैसे मांगना, कोई आए तो उसको आदर प्रणाम नमस्कार करना, कोई आए आपके घर, कोई कभी भी आए तो उसको चाय पानी देके ही विदा करना, ठीक है? उसको पूरा सम्मान देना, यही है हमारा चरित्र निर्माण। तो जब हमारा परिवार पढ़ा लिखा होगा, हमारे माता पिता शिक्षित होंगे, तो हमारे अंदर ये गुण आएगा, हमारा चरित्र बहुत ही अच्छा होगा। यही है आपका डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन कि हमारे चरित्र निर्माण पर हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। भाई हमारे मम्मी पापा का अगर चरित्र अच्छा रहा होगा, उन्होंने एक अच्छे घर में परवरिश पाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम भी उन्हीं से कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे और हमारे अंदर वही गुण ट्रांसफर होंगे जो उनके अंदर रहे हों। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो दूसरा हम अध्ययन है, वो पढ़ेंगे गाल्टन साहब का अध्ययन। गाल्टन साहब का अध्ययन क्या कहता है? गाल्टन साहब ने 977 सफल,
गाल्टन साहब ने 977 सफल तथा 977 असफल लोगों पर अध्ययन किया। 977 सफल तथा 977 असफल लोगों पर अध्ययन किया और अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि सफलता और असफलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव सफलता पर और असफलता दोनों पर पड़ता है। होता क्या है, मेंटालिटी फिक्स हो जाती है। वही एक कारण होता है कि अगर पेरेंट्स असफल हैं अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपनी लाइफ से खुश नहीं रहते हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं जीन्स के थ्रू होते हुए बच्चे में ट्रांसफर होता है और बच्चे को के अंदर भी वही चीजें हो जाती हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाल्टन साहब के ये अध्ययन में ये परिणाम आए थे। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक साहब के अध्ययन की। जो नेक्स्ट अध्ययन हम पढ़ने जा रहे हैं यह है थॉर्नडाइक साहब का अध्ययन। ठीक है, क्या कहते हैं आपके थॉर्नडाइक साहब कि कुछ बालकों का अध्ययन करके थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि मूल शक्तियां जैसे बुद्धि, ग्रहण शक्ति, इन पर भी हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। देखिए, सक्सेसफुलनेस की बात अलग है कि कौन अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, किसी की बुद्धि या आईक्यू लेवल क्या है ये एक अलग चीज है। ठीक है, आईक्यू लेवल मैंने देखा है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने एक रिक्शे वाले के बच्चे का आईक्यू लेवल भी इतना तेज देखा है, पट पट जवाब। एक छोटी सी बच्ची थी, लगता ही नहीं था कि ये इतने गरीब घर की लड़की है। आप उसे जो भी पूछिए वो इतना सटीक जवाब और इतनी अच्छी अच्छी बातें, उसका आईक्यू लेवल था। उसको एक बार बता दीजिए आप, ऐसे है इवन मेरे घर पे भी एक घर के बगल में एक बच्ची है, उसको आप एक बार जो चीज बता दीजिए, कोई स्कूलिंग, कोई अपब्रिंगिंग नहीं, कोई सोशलाइजेशन नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है उसके सोशलाइजेशन उनके परिवार की, लेकिन बच्ची का पता नहीं क्या है कि वो इतना सटीक जवाब देती है कि लगता है कि इसने कहां से क्या सीखा है। सब उसको दादी अम्मा कहते हैं दादी अम्मा बुला लो। तो ये होती है आईक्यू। तो यही से बात प्रूव करता है आपका थॉर्नडाइक साहब का जो अध्ययन है कि कुछ बालकों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल शक्तियां जिस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, जैसे आपकी ग्रहण शक्ति और आपकी बुद्धि। आपकी ग्रहण शक्ति जितनी अच्छी होगी, आपका ब्रेन उतना ही जितना तेज चलेगा, आपकी ग्रहण शक्ति उतनी ही अच्छी होगी, आपका बुद्धि उतनी अच्छी होगी, आपका आईक्यू उतना अच्छा होगा, आपका इंटेलिजेंस लेवल उतना अच्छा होगा। तो हमारे इंटेलिजेंस लेवल, हमारे आईक्यू पे, हमारी बुद्धि लब्धि, हमारे ग्रहण शक्ति पर, सब पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यही कहा है आपके थॉर्नडाइक साहब ने। आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं प्रोफेसर विनसिप का अध्ययन। प्रोफेसर विनसिप साहब ने एडवर्ड वंश पर अध्ययन किया था। जो प्रोफेसर विनसिप साहब का अध्ययन है, ये इन्होंने एडवर्ड वंश पर अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि हमारी सामाजिक स्थिति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। होता क्या है, अगर हमारे मदर फादर काफी सोशलाइज्ड हैं, हमारे दादा दादी सोशलाइज थे। आपने अच्छा एक चीज देखा होगा कि आपके यहाँ के जो, देखिए कोई इसको चीज को अदरवाइज नहीं लेगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको सिंपल समझते हैं कि लोग कहते हैं विधायक के घर के लड़के बहुत जल्दी विधायक हो जाते हैं, प्रधान जी का लड़का बहुत वही प्रधानी में क्यों आता है। एक नया प्रधान बनने में काफी समय लगता है, लेकिन अगर वही विधायक का लड़का है तो वो तुरंत विधायक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका भी एक कारण है। होता क्या है कि वो उन बच्चों का सोशलाइजेशन, उनके मदर फादर का सोशलाइजेशन जो है वो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा सोशलाइजेशन होता है कि बच्चे के अंदर वो हेरिडिटरी जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है कि इनके अंदर एक पॉलिटिकल गुण मिलेगा, और ये बच्चा आके बहुत तेजी के साथ सोशलाइजेशन करता है। एक तो उसको वातावरण बाद में मिलता है, लेकिन उसके जीन्स में आके ये गुण ट्रांसफर हो जाता है कि वो सोशलाइजेशन बहुत जल्दी होगा, उसका सोशलाइजेशन बहुत जल्दी होगा। तो जिसकी वजह से हमारी सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है, इनका सामाजिक गुण जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम इन अध्ययनों का एक अंतिम अध्ययन, क्लीनबर्ग साहब का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्लीनबर्ग साहब का अध्ययन। क्लीनबर्ग का अध्ययन, आइए बात करते हैं हम क्लीनबर्ग साहब के अध्ययन की। तो इन्होंने, जो क्लीनबर्ग साहब हैं, इन्होंने अमेरिका से के श्वेत तथा अश्वेत, मतलब जो व्हाइट बच्चे थे और जो डार्क कलर के बच्चे थे, जैसे हम भारतीय, ठीक है,
इन्होंने दोनों बच्चों को उठाया, श्वेत तथा अश्वेत दोनों जगह से बच्चों को उठाया और फिर उनका इंटेलिजेंस लेवल यानी कि उनकी आईक्यू चेक करने की कोशिश करी, इनकी आईक्यू चेक करने की कोशिश करी और हमेशा इनके अध्ययन में एक चीज प्रूव हुई कि अगर बशर्ते, एक चीज याद रखिएगा कि अगर दोनों को सेम इन्वायरमेंट मिलता है, सेम इन्वायरमेंट, कभी भी ये चीज भूलिएगा मत कि इन्वायरमेंट सेम रहेगा, अगर दोनों को सेम इन्वायरमेंट मिलता है तो हमेशा अश्वेत बच्चों की बुद्धि लब्धि ज्यादा पाई गई, अश्वेत बच्चों की बुद्धि लब्धि ज्यादा पाई गई, जबकि वातावरण दोनों का सेम रहा है। तो इस बात से हमको यह चीज क्लियर हो जाती है कि हमारी जो बुद्धि लब्धि होती है उस पर, जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है उस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। देखिए फिर से बता रहे हैं, क्लीनबर्ग साहब का अध्ययन, क्लीनबर्ग साहब ने श्वेत तथा अमेरिका के श्वेत तथा अश्वेत बच्चों पर अध्ययन किया और दोनों का वातावरण सेम रखा और इस अध्ययन का निष्कर्ष यह निकला कि उन्होंने हमेशा यही पाया कि अश्वेत बच्चों की बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है श्वेत बच्चों से। और यह अध्ययन इस बात को प्रूव करता है कि जब वातावरण सेम था तो अश्वेत बच्चों की बुद्धि लब्धि और श्वेत बच्चों की बुद्धि लब्धि से ज्यादा थी, यानी कि हमारे जो आईक्यू होती है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। आई होप अब आप सभी को हो गया होगा क्लियर। तो हमने पहले पढ़ा डगडेल एवं गोडार्ड का अध्ययन, फिर हमने पढ़ा गाल्टन का अध्ययन, फिर हमने पढ़ा थॉर्नडाइक का अध्ययन, फिर हमने पढ़ा प्रोफेसर विंसिप का अध्ययन और फिर हमने पढ़ा आपका लास्ट क्लीनबर्ग का अध्ययन। इसी के साथ आपका आनुवांशिकता होता है कंप्लीट, आनुवांशिकता आपका यहीं पे होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वातावरण। देखिए जो हमने अभी खत्म किया है आनुवांशिकता, आपका जो कंप्लीट टॉपिक है वो है आनुवांशिकता एवं वातावरण, आनुवांशिकता एवं वातावरण, ठीक है। आपका जो कंप्लीट टॉपिक था वो था आनुवांशिकता एवं वातावरण। हम बात करते हैं अब वातावरण की। देखिए होता क्या है कि आपका आनुवांशिकता का टॉपिक यहां से हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वातावरण की। क्या होता है वातावरण? देखिए डेफिनेशन तो आपकी लिखी हुई है सामने, डेफिनेशन तो कोई भी पढ़ सकता है, आप सब ने डेफिनेशन पढ़ी ली होगी, तो उसको पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं। मैं एक सेकंड में आपको बस अपने अगल बगल जो कुछ भी देख लीजिए, जितना कुछ भी है जीवित है या मृत, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर जान है या नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस ये देख लीजिए कि वो चीज है, जो कुछ भी है वो सब और सब चीजें आपका हिस्सा है आपके वातावरण का या आपके इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, समझ में आ गया आपको क्या होता है आपका इन्वायरमेंट? आपके आसपास पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व आपका वातावरण का निर्माण करते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। बाकी सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, हमारे आसपास अगल बगल जो कुछ भी पाया जाता है सब कुछ हमारा वातावरण का निर्माण करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वातावरण हो गया आपका, वातावरण क्लियर है। अब हम लेंगे वातावरण की परिभाषाएं। वातावरण की परिभाषाओं में हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं रॉस की परिभाषा। हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं रॉस की परिभाषा, फिर लेंगे रॉस, फिर वुडवर्थ, गैसेल, इन सभी की परिभाषाओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए बात करते हैं अगर हम परिभाषाओं की, तो सबसे पहली परिभाषा है वातावरण एक बाहरी शक्ति है। रॉस की डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए सबकी डेफिनेशन लगभग मिलती जुड़ी है। आखिर आपको जब पर्यावरण क्लियर है, बात तो भाई हर कोई करेगा पर्यावरण की, शब्दों का हेरफेर है, शब्दों का थोड़ा सा माइन्यूट सा हेरफेर है। बच्चे कंफ्यूज भी इसीलिए हो जाते हैं परिभाषाओं में, क्योंकि सब लोग भैया बात देखे बोले एक एक शब्द का अंतर कर दिए हैं, और आपको तो निकालना है एग्जाम, तो आपको पकड़ना है वही कीवर्ड जो सब जिसने जो कीवर्ड दिया है। सबके डेफिनेशन में एक कीवर्ड बनाइए कि हमको इनसे इस चीज की डेफिनेशन याद रखनी है। जैसे वातावरण की अगर बात करें, रॉस की बात करें, तो इन्होंने कहा है वातावरण एक बाहरी शक्ति है, वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं,
वातावरण में वे सभी वाय तत्व आ जाते हैं जिन्होंने हमें जन्म के बाद स्वरूप प्राप्त करने में सहायता की हो, जिन्होंने हमें जन्म के बाद स्वरूप प्राप्त करने में सहायता की हो। मतलब देखिए, वुडवर्ड साहब ने जब आनुवंशिकता की परिभाषा दी थी तो उन्होंने कहा था कि वे सभी तत्व जो गर्भाधान के दौरान या बालक के जन्म से पहले बालक को प्रभावित करती हैं वो वंशानुक्रम होती हैं। उसी का जस्ट अपोजिट बोला है कि वे सभी तत्व जो बालक को जन्म के बाद इस बाहरी दुनिया या से मिलता है वही वातावरण होता है। जो कुछ भी हम यहां बर्थ लेने के बाद हम जो कुछ भी इस पर्यावरण से गेन करते हैं या हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं ये सब वातावरणीय कारक होते हैं, यही सब हमारा वातावरण है। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं और लेते हैं एनिनेस्थेसी की डेफिनेशन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं हम एनिनेस्थेसी की डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के पेपर्स के लिए एनिनेस्थेसी की ये डेफिनेशन। देखिए, एनिनेस्थेसी ने कहा है कि वातावरण वो सब कुछ है जो हमें जीन्स के अलावा प्रभावित करता है। बहुत सही, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है। एनिनेस्थेसी ने एग्जाम्स में पूछी गई डेफिनेशन है एनिनेस्थेसी की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। एनिनेस्थेसी की डेफिनेशन की बात करते हैं हम तो सुनिए एक शब्द जीन्स के अलावा। क्या कहा? जीन्स के अलावा जो कुछ भी हमें प्रभावित करता है वही वातावरण है। देखिए, जब आनुवांशिकता के जो सारे भी गुण हैं वो क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से जब ट्रांसफर होता है, जब उन्हीं के माध्यम से ट्रांसफर होता है तो यानी कि बात हो जाती है यहीं पर आपसे क्लियर कि हमारे जीन्स के अलावा जो कुछ भी प्रभावित करेगा वो वातावरण होगा, क्योंकि हमारे जो हेरिडिटरी फैक्टर्स को ट्रांसफर करने का जो काम है वो कौन करता है? वो करती हैं जीन्स। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन थी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप सभी के एग्जाम्स में रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हम लास्ट डेफिनेशन जो है गिस्बर्ट की डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन वातावरण की लेने जा रहे हैं गिस्बर्ट की डेफिनेशन। जो हमारे चारों तरफ है, बिल्कुल मिलती जुलती है रॉस की परिभाषा से। जो हमारे चारों तरफ है जिसका हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, all those things which surround us and affect us directly is environment, वही हमारा वातावरण है। यह है गिस्बर्ट साहब की डेफिनेशन। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं, क्योंकि वहां पर आपके 3 से 4 नंबर की डेफिनेशंस हर बार पूछी गई हैं। किसकी पूछी जाएंगी नहीं पता है, बेहतर टाइम है अच्छे से इसको हम परिभाषाओं को याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वातावरण से जुड़े कुछ सिद्धांत। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम कुछ सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो हम लेने जा रहे हैं वो है उत्तम जीवता का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी, उत्तम जीवता का सिद्धांत। पहले तो हेडिंग डाली पड़ेगी वातावरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत, फिर डालेंगे उत्तम जीविता का सिद्धांत। वातावरण के प्रमुख सिद्धांत में हम बात करते हैं उत्तम जीविता का सिद्धांत। उत्तम जीविता का सिद्धांत दिया है माननीय चार्ल्स डार्विन महोदय ने। उत्तम जीविता का सिद्धांत दिया है माननीय चार्ल्स डार्विन महोदय ने। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, यहां तो आपका ये सिद्धांत लिखा हुआ है, मैंने इसको लिख लीजिएगा यहां से इंग्लिश में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये है इनकी पुस्तक का नाम। इसको मैं मिटा दूं नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इसी सिद्धांत में है ये। दरअसल ये सिद्धांत हम आगे लेने वाले हैं, इस वजह से मैं नहीं मिटाल रहा हूं। उत्तम जीविता का सिद्धांत दिया माननीय चार्ल्स डार्विन महोदय ने। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन साहब ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किताब का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनके अनुसार वातावरण में वही खुद को जिंदा रख पाएगा, उनके अनुसार वातावरण में वही खुद को जिंदा रख पाएगा जो खुद को वातावरण के हिसाब से अनुकूलित कर लेगा या स्वयं का समाज में अनुकूलन कर लेगा, वही वातावरण में रह पाएगा। और इस पूरी डेफिनेशन को उन्होंने एक लाइन में बांधा और कहा कि कॉन्सेप्ट दिया द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
मतलब जो फिट होगा समाज के लिए वही यहां पर सरवाइव कर पाएगा। तो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है चार्ल्स डार्विन ने। अक्सर ये पूछा गया है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया है कॉन्सेप्ट, तो किसने कहा है, तो चार्ल्स डार्विन। किस सिद्धांत के तहत दिया है, उत्तम जीविता का सिद्धांत। डार्विन प्रकृतिवादी थे। देखिए 1859 में इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत, यह पुस्तक इनकी जो है वो 1859 में आई थी और उसी में इन्होंने द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। उत्तम जीविता के सिद्धांत को ही चार्ल्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कहते हैं। डार्विन प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी से आप क्या समझते हैं, देखिए प्रकृतिवादी वो सभी मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवादी थे जिन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना है। इनके अनुसार कि प्रकृति या हमारा वातावरण ही सब कुछ है और आनुवांशिकता शून्य है। इन्होंने आनुवांशिकता को शून्य माना, आनुवांशिकता कुछ भी नहीं है। यह रहा आपका उत्तम जीविता का सिद्धांत जो दिया है माननीय चार्ल्स डार्विन महोदय ने। नोट्स बना लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसीलिए जानबूझ के मैंने आपको रिटन मैटर दिया ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे कि कुछ छूट जाए या दिखे ना तो आप उसको छोड़ दें। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ चलते हैं। उत्तम जीविता का सिद्धांत हो गया, अब लेते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत जो है लैमार्क साहब का। लैमार्क साहब का हम लेने जा रहे हैं सिद्धांत जो कि है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। बात करेंगे हम अर्जित गुणों के वितरण के नियम के बारे में। क्या कहता है आपका अर्जित गुणों का वितरण का नियम, कि अर्जित गुणों का वितरण का नियम कहता है कि वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है, वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है, वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जो वातावरण द्वारा अर्जित किए गए हों। अर्थात जीन्स जो गुण अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं या वातावरण से प्राप्त होते हैं। वातावरण को सबसे सटीक सिद्ध करने का जो सबसे मेरे हिसाब से मुझे जो सबसे सही सिद्धांत लगता है वो लगता है लैमार्क साहब का। इनकी डेफिनेशन को आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आएगा। मैं बताता हूं आपको कि क्यों लगता है सबसे सटीक इनका सिद्धांत। देखिए वातावरण सब कुछ है, वातावरण सब कुछ है, ये चिल्लाने वाले तो बहुत मनोवैज्ञानिक मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट दे दिए। इन्होंने एक कारण दे दिया, इन्होंने एक कारण दे दिया। इन्होंने ये नहीं झुठलाया कि सब कुछ जीन्स के माध्यम से ही जाता है, जो हमारे अगले जन्म में जाता है या मतलब अगली पीढ़ी तक जाता है, जो कुछ भी वो हमारी जीन्स के माध्यम से जाना। इन्होंने खुद ये चीज कहा, लेकिन जीन्स में वो चेंज लाता कौन है, जीन्स में वो चेंज लाता कौन है, इस बारे में बात की है लैमार्क साहब ने। उन्होंने कहा कि वातावरण ही वो चीज है जो मजबूर करता है जीन्स में चेंजेस लाने के लिए। जीन्स में जो चेंजेस आते हैं वो वातावरण के। जिराफ का एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था, अगर एक बात बताइए, अगर जिराफ को कोई जरूरत ही ना होती गर्दन ऊंची करके और उस पत्ती तक पहुंचने की और उस पेड़ को खाने की, तो क्या वो अपनी गर्दन बार बार उचकाने की कोशिश करता, क्या उसकी गर्दन बढ़ने की कोशिश होती? तो कहीं ना कहीं उनकी यह बात बहुत सही समझ में आती है। एकदम वैज्ञानिक तथ्य के साथ उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी अर्जित गुणों के वितरण का नियम यही कहता है कि वंशानुक्रम में उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जो वातावरण द्वारा अर्जित किए गए हों, जो वातावरण के द्वारा अर्जित किए गए हों। अर्थात जीन्स जो गुण अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं उन्हें वातावरण से प्राप्त होते हैं। अर्थात जीन्स जो गुण अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं वे हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं। यह रहा आपका अर्जित गुणों का वितरण का नियम जिसे दिया लैमार्क साहब ने। पॉइंट जो है कि जीन्स जो है अगले गुण वही ले जाते हैं, अगले पीढ़ी तक वही गुण ले जाते हैं जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं। यह बात बहुत सटीक लगती है मुझे। आप भी इस डेफिनेशन को रियलाइज करिएगा। और ऐसी डेफिनेशन है ये कि कभी भी अर्जित गुणों के वितरण का नियम आया 100% आप लोग गलत नहीं करेंगे, मैं तो यही उम्मीद करता हूं। बाकी भैया आप जानबूझ के गलत आओ कि सर ने कहा था, गलत नहीं करेंगे तो इसको कर देंगे, तो इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं। एकदम अलग है, बहुत सटीक दिया है इस नियम को, कभी कोई बच्चा भूलता ही नहीं है कि जीन्स उन्हीं गुणों को ले जाता है जिन्हें वातावरण आगे ले जाने की अनुमति देता है। मतलब हम जो कुछ भी वातावरण से अर्जित करते हैं वही जीन्स अगले जन्म तक ले जाता है या अगली पीढ़ी तक ले जाता है। तो ये रहा आपके वातावरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत, हमने जैसे खत्म कर लिया है वातावरण के प्रमुख सिद्धांत। एक सिद्धांत जो कि बहुत डिटेल में था, आपको समझाना था, इस वजह से मैंने उसको बोर्ड पर ही समझाना उचित समझा। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का सिद्धांत। इतनी देर से आप बोर्ड पे पीछे देख के परेशान होंगे कि सर काहे लगा है, ये काहे लगा है सर, इसको मिटाल क्यों नहीं रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हम यूरी ब्रोफेन ब्रेनर के
पारिस्थितिकी के सिद्धांत के बारे में, यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी का सिद्धांत। देखिए इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है, यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर ने क्या कहा कि जो व्यक्ति होता है उसको इन्होंने डिवाइड किया लघुमंडल की जो अंतःक्रिया होती है इसको लघुमंडल में, मधुमंडल में, वायुमंडल, मध्यमंडल में, वायुमंडल, बृहदमंडल और क्रोनोमंडल, बृहदमंडल और क्रोनोमंडल में। देखिए एक व्यक्ति का जो परिस्थिति के साथ रिलेशन होता है वो उसकी उम्र, लिंग और रुचि, परिस्थिति के साथ जो संबंध होता है व्यक्ति का वो उसकी उम्र, लिंग और रुचि के अनुसार बदलती रहती है। आगे बात करते हैं हम लघुमंडल की, तो माता पिता, सहपाठी, स्कूल जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े, माता पिता, स्कूल, सहपाठी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े, वो सब आते हैं हमारे लघुमंडल में। देखिए इसको भी मैंने बहुत डिटेल में लिख रखा है, आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैं साइड में हूं। साथ ही साथ समझते चलते हैं कि लघुमंडल में माता पिता, सहपाठी, स्कूल जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े वे सभी आते हैं। फिर बात करते हैं मध्यमंडल की, लघुमंडल के तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हैं, लघुमंडल के तत्व आपस में अंतःक्रिया करें। क्या ये समझ में आया मध्यमंडल कि लघुमंडल के तत्व आपस में अंतःक्रिया करें? नहीं समझ में आया, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। देखिए अगर माता पिता बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, माता पिता बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, देखिए माता पिता बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं? स्कूल ले जाते हैं। तो हुआ क्या, माता पिता भी आते हैं आपके लघुमंडल में, स्कूल भी आता है आपका लघुमंडल में, दोनों में अंतःक्रिया हुई। यही बात कहता है आपका मध्यमंडल कि लघुमंडल के तत्व जब आपस में अंतःक्रिया करें तो वो आता है आपका मध्यमंडल में। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल, अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले जैसे कि मीडिया। देखिए मीडिया हमसे कभी मिलने तो आती नहीं है ना, हम इस वक्त जो स्थिति आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमसे वो डायरेक्ट तो रूबरू नहीं होने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप घरों में कैद हैं। क्यों? मीडिया की वजह से। मीडिया ने जो डर बनाया, मीडिया ने जो दिखाया, हम उसके से इतना डरे हुए हैं। सही भी है डरना, ये ना समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मीडिया की कोई बुराई, मीडिया की कोई बुराई नहीं है, डरना जरूरी है। इस वक्त आप भी डरिए, हम भी डरे, घर में हैं, ठीक है। तो मीडिया वो है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आमने सामने तो नहीं आती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ये आता है आपका वायुमंडल में। वाय मींस होता है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मंडल है तो इसी वजह से एक्सटर्नल काम करती है वायुमंडल यानी कि मीडिया। बृहदमंडल की बात करते हैं, वे तत्व जो बालक को छोड़कर पूरी मानवता पर प्रभाव डालेंगे जैसे संस्कृति, वे तत्व जो बालक को छोड़कर पूरी मानवता पर प्रभाव डालेंगे जैसे संस्कृति। क्रोनोमंडल, वे तत्व जो बालक के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालेंगे जैसे माता पिता का तलाक। क्रोनोमंडल में वे तत्व आते हैं जो बालक के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालेंगे जैसे माता पिता का तलाक। अगर किसी बच्चे के माता, आप नहीं समझेंगे उस दर्द को, अगर किसी बच्चे के माता पिता का तलाक हो जाता है, अब उसकी एक बेटर केयरिंग, देखिए एक मम्मी का प्यार और पापा का डर, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ को मैनेज करने के लिए। अगर एक आप अपने जीवन में एक अच्छा बालक बनना चाहते हैं तो जब तक आपको दोनों नहीं नसीब होगा कि माँ का प्यार और पिता का डर दोनों आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ये वही समझ सकता है जिनको ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं, एक मिली है। तो अगर माता पिता का तलाक होता है तो बालक के संपूर्ण जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बृहदमंडल क्या कहता है, वे तत्व जो बालक को छोड़कर पूरी मानवता पर प्रभाव डालेंगे जैसे सभ्यता एवं संस्कृति। आई होप आपको ये यूरी ब्रॉफेन-ब्रेनर का परिस्थिति का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफी डिटेल में जाके इसको मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आप सब, आई होप ये सभी समझ में आया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सिद्धांतों में जो थॉर्नडाइक, गाल्टन, इन सब ने जो नियम निकाले, कुछ आपको डिराइव्ड नियम बताया मैंने, इसमें से कोई भी नियम अगर ना समझ में आया हो, जैसे वातावरण की डेफिनेशंस में से कुछ ना क्लियर हो, विंसिप का सिद्धांत जो कि आनुवंशिकता से लिया था, क्लीनबर्ग का सिद्धांत, अगर कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम फिर से लेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उस पर और उसको डिटेल में जाके क्लियर करेंगे। लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग आनुवंशिकता और वातावरण पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।